नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 न्यूज चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले आपको रूस के उस खूनी बदले के बारे में आज बताने जा रहे हैं जिसे देखकर ज़ेलेंस्की की रूह कांप गई। खबर यह आ रही है कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन इस बात से बेहद नाराज हैं कि यूक्रेन के हमले में 89 रूस के सैनिक मारे आखिर कैसे गए। हालांकि रूस के टॉप जनरल ने यह दावा किया है कि उन्होंने 130 यूक्रेन के सैनिकों को मारकर अपने सैनिकों का बदला ले लिया। लेकिन यूक्रेन के लिए डराने और चौंकाने वाली बात यह है कि पुतिन अब बेहद खूंखार और खूनी जंग की तैयारी कर चुके हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जंग के 300 दिन बाद अब रूस और यूक्रेन एक दूसरे के सैनिकों का नरसंहार कर रहे हैं। क्या वाकई में रूस और यूक्रेन जंग जीतने के लिए आखिरी बाजी लगा रहे हैं? मोबाइल की मौत मारे गए रूसी सैनिकों की मौत का बदला रूस ने किस मिसाइल से लिया जिसे लेकर यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट्स तक हैरान है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को क्यों लग रहा है कि पुतिन अब यूक्रेन में खून की नदियां बहाने के आदेश दे चुके हैं? आखिर रूस ने अपने 89 सैनिकों का बदला यूक्रेन के 130 से ज्यादा सैनिकों को मारकर कैसे लिया? खून का बदला खून पर उतारो, पुतिन के सिर पर इस वक्त खून सवार हो चुका है। रूस ने यूक्रेनी हमले में दोनेत्स्क के माकीवका में मारे गए अपने 89 सैनिकों की मौत का बदला ले लिया है। दावा किया जा रहा है कि नए साल के पहले हफ्ते में यह यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। माकीवका में यूक्रेन के हमले में मारे गए 89 रूसी सैनिकों की मौत का बदला रूस ने ले लिया है। रूस ने यूक्रेन के 130 सैनिकों को हवाई हमले में मार डाला है। अकेले दोनेत्स्क में अलग अलग जगहों पर 90 यूक्रेनी सैनिक रूसी हमले में मारे गए हैं। रूसी वायुसेना के मुताबिक सबसे ज्यादा 90 यूक्रेनी क्रास्नोय, पेट्रोव्स्कोय, नेवेल्स्कोय, जॉर्जिएवका और पोबेडा पर हुए हमलों में मारे गए। इसके अलावा जोलोताया नीवा और नोवोदोनोस्कोवे में 30 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया गया। इसके अलावा बाकी यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने खार्किव में ढेर कर दिया है। रूस का यह बदला यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट्स तक को चौंका गया है। रूसी दावे के मुताबिक 130 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों को फाइटर जेट और मिसाइल हमलों से मारा गया है। रूस तो यहां तक दावा कर रहा है कि उसने यूक्रेन के 2 हाइमर्स लॉन्चर्स और 800 से अधिक रॉकेट को तबाह कर दिया है। В результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой Народной Республике уничтожены 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, 6 автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня «Хаймарс» производства США, из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. पुतिन की सेना ने दिखा दिया है कि रूस ना तो यूक्रेन में हार रहा है और ना ही वो अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो से जुड़े 30 देशों के घातक हथियारों की परवाह कर रहा है। पुतिन जबरदस्त हौसले के साथ यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने में जुटे हुए हैं और इसीलिए 3 दिसंबर 2022 से रूस की सेना की रॉकेट ब्रिगेड ने इतने घातक हमले किए हैं कि यूक्रेन में अंधेरा छा गया है। यूक्रेन के लोग भीषण सर्दी में अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि पुतिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की युद्ध नीति को यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन द्वितीय विश्व युद्ध की तरह यूक्रेन को लंबी जंग में थका रहे हैं। यूक्रेन के लोगों का हौसला तोड़ रहे हैं। यूक्रेन का खाना, पानी और बिजली सप्लाई को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
ताकि यूक्रेन को जंग में इतना कमजोर और लाचार कर दिया जाए कि वो युद्ध में घुटने टेक दे। हालांकि ज़ेलेंस्की यही दावा कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर रूस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। रूस पर यूक्रेन लगातार पलटवार करता रहेगा। Що теперішні господарі Росії кинуть все, що у них залишилось, та усіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку. Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста. रूस यूक्रेन जंग को 315 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक ही दिन में एक बार में इतने ज्यादा सैनिक ना तो रूस के मारे गए और ना ही यूक्रेन के। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन के माकीवका इलाके में 500 रूसी सैनिकों को हवाई हमले में मारने का दावा किया है, वो वाकई इस जंग को नरसंहार की तरफ ले जा रहा है। हालांकि रूस ने साफ कहा है कि उसके इस हमले में सिर्फ 89 सैनिक मारे गए। यूक्रेन के रॉकेट और मिसाइल हमले इतने भयानक थे कि रूसी सैनिकों को ना तो संभलने का मौका मिला और ना ही पलटवार करने का। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने अब दावा किया है कि अवैध तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल करना रूसी सैनिकों को जानलेवा पड़ा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मोबाइल फोन के अवैध इस्तेमाल की वजह से यूक्रेन की मिसाइल ने सीधे रूसी सैनिकों पर हमला किया। यूक्रेन के मिसाइल हमले में 89 रूसी सैनिक मारे गए। रूस के दावे के मुताबिक 4 यूक्रेनी मिसाइलों ने पूर्वी यूक्रेन में रूस के कब्जे वाली मावीवका में एक व्यावसायिक कॉलेज पर हमला किया था, जिसे रूसी सेना इस्तेमाल कर रही थी। यूक्रेन की मिसाइलों ने इसी रूसी बैरक को निशाना बनाया, जहां रूसी सैनिक अवैध तरीके से मोबाइल चला रहे थे। मोबाइल से मिली लोकेशन को ट्रेस करते हुए यूक्रेन की 4 मिसाइलें सीधे रूस के सैनिकों पर गिरी, जिसमें सैकड़ों सैनिक मारे गए। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में 500 रूसी सैनिक मारे गए, जबकि रूस का दावा है कि हमले में सिर्फ 89 रूसी सैनिक मारे गए। В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара. हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस हमले पर कोई सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि रूस यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले का प्लान तैयार कर चुका है और यूक्रेन पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने तो यहां तक दावा किया है कि बेलारूस भी यूक्रेन के साथ मिलकर हमला करने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि रूस अपनी हार को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रूस इतना जान ले कि उसकी हार यूक्रेन के हाथों तय हो चुकी है। यूक्रेन अपनी रक्षा तैयारियों में कोई कसर नहीं रखेगा। Доповіді головнокомандувача щодо оперативної ситуації на фронті, керівника розвідки про те, чого варто очікувати від ворога найближчими тижнями і місяцями. Дуже детально визначаємо потребу України, нашої оборони, нашої енергетики. І працюємо над тим, щоб кожну з потреб задовільнити, зокрема з партнерами. इस वक्त रूस ने अपने हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी हमलों को काफी बढ़ा दिया है। साथ ही ईरान से मिले शाहिद 136 और अराश 2 जैसे ड्रोन से यूक्रेन पर भयानक हमले पूरी रफ्तार से शुरू किए हैं। हालांकि यूक्रेन दावा करता है कि उसने रूस के सैकड़ों हमलावर ड्रोन्स को मार गिराया है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर रूस के ड्रोन नाकाम हैं तो फिर यूक्रेन रूस के ड्रोन से इतना ज्यादा घबराया हुआ क्यों है? क्यों यूक्रेन की सेना के टॉप जनरल घातक मानते हैं? Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари. Здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Всі 6 ракетних, а також 30 авіаційних ударів ворог завдав по цивільній інфраструктурі. Крім того, всі 27 БПЛА «Шахед-136», які застосував противник, збиті силами оборони України. यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस पूरी तरह से कब्जा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। रूस के लिए कीव कितना खास टारगेट है, इसे पुतिन भी अच्छी तरह से जानते हैं। पुतिन जानते हैं कि एक बार अगर कीव पर रूस पूरी ताकत से हमला करके कब्जा कर लेगा, तो फिर ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को घुटनों पर ले आएगा। इस युद्ध में पुतिन यही दावा कर रहे हैं कि रूस हमला करने वाला देश नहीं है, बल्कि रूस को अपने बचाव में हमला करने के लिए मजबूर किया गया है। Подогнали к этой черте. Или все сдавать, или бороться. Вот пока у нас есть такие люди, как вы, и
ребята и девушки, которые рядом с вами, сдавать ничего нельзя. Нужно только бороться, только вперед. Аккуратно, спокойно. डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी देशों के एक से बढ़कर एक घातक हथियार भी रूस को रोक नहीं पाए। इसीलिए पुतिन का रूस कीव और उसके आसपास के शहरों पर दिन रात हमले कर रहा है। रूस की रॉकेट और मिसाइल ब्रिगेड ने तो यूक्रेन के रक्षा कवच की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। हालांकि यूक्रेन के कई चश्मदीद दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिला रक्षा कवच शानदार काम कर रहा है। березі, і ми на власні очі бачили, як працювали ППО, були вибухи, були розриви. Ну, ми вже чули, також знаємо звук ракети, проліт, це ми дуже гарно знаємо. Ми знаємо звук дронів, їхній звук, це диркотання цих мопедів. На жаль, ну, тримаємося. वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन के अंदर रूस और यूक्रेन के सैनिक एक दूसरे पर बेहद करीब से भयानक हमले कर रहे हैं। एक एक बंकर रणनीतिक तौर पर सबसे खास टारगेट्स के लिए भयानक जंग चल रही है। हालात ये हैं कि सैनिकों की लाशों के ढेर लग गए हैं। इधर जब से बेलारूस रूस के साथ मिलकर युद्ध के मैदान में उतरा है, तब से बखमुत जैसे हालात पूरे यूक्रेन में दिखने लगे हैं। बखमुत यूक्रेन का वही शहर है जहां की 70,000 की आबादी रातों रात रूस की फौज के खौफ से या तो भाग गई या फिर मारी गई। लेकिन अब जिस तरह से रूस के सैनिकों पर यूक्रेन ने भयानक हमला किया है, तब से पुतिन के रूस के सिर पर खून सवार हो गया है। अब ऐसा लगने लगा है कि रूस अपने सैनिकों की मौत के बदले यूक्रेन के सैनिकों के नरमुंड का ढेर लगा देना चाहता है। इसीलिए पुतिन ने साफ आदेश दिया है कि अब पूरी रफ्तार से यूक्रेन पर ऐसा हमला करो कि किसी को भी संभलने का मौका तक न मिले। यानी आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिक रूस की सेना के हाथों मारे जा सकते हैं और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी इसका एहसास पुतिन ने करा दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक नई लाइफलाइन दी और जेलेंस्की को ये नई लाइफलाइन यूक्रेन को ब्रिटेन से मिलने वाले 2,500 करोड़ के नए हथियार पैकेज की शक्ल में मिली। दरअसल यूक्रेन की मदद करने के पीछे ब्रिटेन की अपनी बहुत बड़ी मजबूरी भी छिपी है, क्योंकि जनवरी में ही एक बड़ा खतरा उसकी सरहद के पास आने वाला है। आप हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आखिर यूक्रेन महाजंग की आड़ में ब्रिटेन पर आखिर कौन सा ये बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस हकीकत से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि यूक्रेन जंग आला बनाम अदना की जंग है। भले ही यूक्रेन ये जंग अमेरिका और नेटो से लगातार मिल रहे हथियारों के दम पर लड़ रहा है, लेकिन पुतिन की फौज जंग के 11 महीने के दौरान अभी तक ज़ेलेंस्की की सेना का हौसला और जज्बा नहीं तोड़ पाई है। 2023 के पहले ही दिन से रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाते हुए अपने हमले और तेज और भीषण कर दिए हैं। खासकर खेरसोन और कीव तो पुतिन के टारगेट पर हैं। लिहाजा कीव और खेरसोन में तबाही का बारूद बिना रुके लगातार बरस रहा है। यूक्रेन भी रूस की सेना को निशाना बनाकर उस पर काउंटर अटैक कर रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की जानते हैं कि रूस को हराने के लिए ये काफी नहीं है। लिहाजा वो बार बार पश्चिमी देशों से मदद मांग रहे हैं। Говорив з прем'єр-міністром Канади. І це четверта міжнародна розмова за сьогодні. Прем'єр-міністр Нідерландів, прем'єр-міністр Британії, прем'єр-міністр Норвегії і ось Джастін Трюдо. Ми почали цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні саме зараз, напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою-терористом. Саме зараз той момент, коли разом з партнерами ми маємо посилити нашу оборону. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फिर एक बार अपने सहयोगी देशों से मदद मांगी, तो उनकी अपील पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उन्हें फौरन मदद भेजने के साथ साथ ये भी कहा कि ब्रिटेन लंबे वक्त तक यूक्रेन की मदद करता रहेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता के मुताबिक ब्रिटेन यूक्रेन की मदद के लिए 1000 एंटी एयर मिसाइलें भिजवा चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी एक ट्वीट किया।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ हमने सैन्य सहयोग को बढ़ाने की बात की। हम इस साल जीत को और करीब लाने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने पर सहमत हुए। इसके लिए हमारे पास पहले से ही ठोस निर्णय है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन वो मुल्क है जो रूस के खिलाफ यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद दे रहा है और जंग के पहले दिन से यूक्रेन के साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक नवंबर 2022 में खुद भी कीव जाकर राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेन को रूस के ड्रोन और मिसाइल अटैक से बचाने के लिए अभी हाल ही में बड़े पैमाने पर यूक्रेन के लिए हथियार पैकेज का ऐलान भी किया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए 2500 करोड़ के हथियार पैकेज का ऐलान किया है। अब तक यूक्रेन को ब्रिटेन मल्टी रॉकेट लॉन्चर दे चुका है। इसके अलावा ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी दिए हैं और इसके साथ साथ तोप के लिए 1 लाख गोले भी दिए हैं। अमेरिका के बाद यूक्रेन को हथियारों और बाकी सामान की सबसे ज्यादा मदद करने वाला ब्रिटेन ही है। अब वो ज़ेलेंस्की को अपनी ब्रिमस्टोन मिसाइल दे रहा है, जिसका वीडियो ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भी जारी किया है। दरअसल पुतिन को लेकर ब्रिटेन और नाटो बहुत ज्यादा परेशान है। नाटो का अभी तक का मकसद रहा है कि वो अपनी बंदूक ज़ेलेंस्की के कंधों पर रखकर चलाए। इसमें नाटो अभी तक कामयाब रहा है। पुतिन को घेरने के लिए ब्रिटेन का एजेंडा पहले से शीशे की तरह साफ है। ब्रिटेन की ब्रिमस्टोन एंटी शिप मिसाइल बहुत खास है। इसकी रेंज अलग अलग वर्जन में 20 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक है। 50 किलो वजन वाली इस मिसाइल की खासियत यह है कि यूक्रेन अब मूव कर रहे रूसी टारगेट पर भी वार कर सकेगा। ये ऐसी मिसाइल है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी नहीं बख्शती है। ब्रिमस्टोन इस वक्त ब्रिटेन के सबसे खास हथियारों में शुमार की जाती है, ठीक वैसे जैसे ज़ैवलिन को अमेरिकी फोर्स का एक बहुत बेहतरीन हथियार कहा जाता है। ज़ेलेंस्की को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा या नहीं, ये अभी पता नहीं, लेकिन उनको ब्रिटेन से लगातार आधुनिक हथियार मिले। लिहाजा ज़ेलेंस्की को जब भी मौका मिलता है वो ब्रिटेन की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। 9 दिसंबर को भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। Hello, Rishi. Happy to hear you. Thank you so much. I'm really glad to have this conversation and to prolong our dialogue. Yeah, it's great. How are you? It's great, great to talk to you as always. And let me start by saying it was lovely to meet your wife when she was here a little while ago. Much that our team had very good meeting directly with their vis-a-vis, and thank you. The first Vice Prime Minister Sridenga told me with details, all the meetings. So thank you, and thanks Britain for such big support for Ukraine. दरअसल यूक्रेन की मदद करने के पीछे ब्रिटेन का डर भी है, क्योंकि रूस का वॉरशिप एडमिरल गोर्शकोव जनवरी 2023 में ये शिप ज़िरकॉन मिसाइल लेकर ब्रिटेन के करीब से गुजरेगा और इस रिपोर्ट को लेकर सिर्फ ब्रिटेन नहीं बल्कि पूरा यूरोप घबराया हुआ है। ब्रिटेन का डर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि रूस का एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट भूमध्य सागर में एक युद्धाभ्यास में शामिल होने जा रहा है और ये जहाज सुपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल से लैस है। ब्रिटेन ही नहीं बल्कि नाटो भी गोर्शकोव के रूट पर नजर रखे हुए है। रूस का ये जहाज आर्कटिक पोर्ट सेवरोमॉर्स्क में था और फिर ये अटलांटिक महासागर होते हुए ब्रिटेन के करीब से होकर भूमध्य सागर पहुंचेगा, जहां ये रूस में बाकी वॉरशिप के साथ युद्धाभ्यास में भी शामिल होगा। सबसे हैरत वाली बात यह है कि रूस ने अभी तक नहीं बताया है कि ब्रिटेन से ये किस दिन और किस वक्त गुजरेगा।
अभी तक ब्रिटेन और बाकी नाटो की नौसेना एडमिरल गोर्शको का इंतजार कर रही है और कह सकते हैं कि बहुत बेसब्री से कर रही है कि कब रूस का ये जहाज ब्रिटेन के करीब से गुजरेगा। समंदर की लहरों पर तैरता ये रूस की नौसेना का फ्रिगेट एडमिरल गोर्शको है। रूस का दावा है कि ये उसकी नौसेना का वो विलक्षण विध्वंसक विनाशकारी युद्धपोत है जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। अब कह सकते हैं कि ज़िरकॉन से लैस होने के बाद ये बात बहुत हद तक सही है। एडमिरल गोर्शको मल्टी रोल जंगी जहाज है। इसमें लंबी दूरी की मिसाइल भी है और इसका एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत खतरनाक है। ये करीब 9000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 55 किलोमीटर है। ब्रिटेन रूस के जंगी जहाज एडमिरल गोर्शको पर तैनात सुपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल से भी परेशान है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान एक नहीं बल्कि कई बार ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा देने की धमकी दे चुका है। लिहाजा ब्रिटेन का डर भी जायज है और ज़िरकॉन रूस के बारूदी असलहे का वो अमोघ अस्त्र है कि फिलहाल जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। दरअसल ज़िरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 7000 मील प्रति घंटे यानी 11000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। यानी ज़िरकॉन 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करती है। इस मिसाइल की रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच है। यानी अपनी पूरी रफ्तार के साथ ये अपने टारगेट को 8 से 9 मिनट के अंदर हिट करेगी। रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन के बारे में यह दावा किया जाता है कि जैसे इसे लॉन्च किया जाता है ये तेज रफ्तार से आसमान की तरफ भागती है और फिर कहां गायब हो जाती है पता नहीं चलता। यानी इसे ट्रैक कर पाना भी दुश्मन देश के लिए मुमकिन नहीं है। ज़िरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो पनडुब्बी, वॉरशिप या फिर जमीन पर लगे लॉन्चर से दागा जा सकता है। ये मिसाइल 30 फीट लंबी है और ये 400 किलो तक का वॉरहेड लेकर हमला कर सकती है। ज़िरकॉन 200 किलो टन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ज़िरकॉन में स्क्रैम जेट इंजन लगा है जिसकी बदौलत ये 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। चौबीस फरवरी को शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध को 11 महीने होने वाले हैं। ये सब जानते हैं, लेकिन इसका अंत कब होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। पिछले 10 महीनों से रूस की सेना इन्हीं मिसाइलों से यूक्रेन में तबाही मचा रही है, लेकिन हर बढ़ते दिन के साथ रूस पर युद्ध खत्म करने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। नाटो देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं और लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अब यूक्रेन के मददगारों को ही रूस ने अपनी एंटीशिप मिसाइलों से डराना शुरू कर दिया है। ये पुतिन का मैसेज है कि अगर उनके और ज़ेलेंस्की के बीच कोई आया तो अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। ऐसे में ज़िरकॉन पुतिन का नया चैलेंज है। यूक्रेन से लेकर ब्रिटेन तक तनाव ही तनाव फैला हुआ है और अब व्लादिमीर पुतिन का एक नया दोस्त अमेरिका पर आफत बरसाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। ईरान ने कहा है कि वो अपने जनरल कासिम सुलेमानी का बदला हर हाल में हर कीमत में लेगा और अब रूस को ड्रोन सप्लाई करने के बाद पुतिन ने भी सुलेमानी वाला बदला लेने की ठान ली है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको महायुद्ध का नया फ्रंट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। रॉकेट से बदला, मिसाइल से बदला, आत्मघाती ड्रोन से बदला, रूस का बदला, पुतिन का बदला, ईरान का बदला, ईरान के जनरल सुलेमानी का बदला।
खौलते हुए युद्ध में बदले की मांग हो रही है और अब ताजा डिमांड ईरान से आई है। रूस हो या ईरान, दोनों अमेरिका से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। एक तस्वीर रूस की है जहां ज़ेलेंस्की के बड़े हमले के बाद लोग गम में डूबे हुए हैं, तो दूसरी तस्वीर ईरान की है जो अपने कमांडर कासिम सुलेमानी की 3 साल पहले हुई हत्या का बदला चाहता है। ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है। ईरान और रूस दोस्त हैं और दोनों का एक दुश्मन है, अमेरिका। और यही वजह है कि पुतिन भी इस वक्त इस उबाल को खाते हुए गुस्से को महसूस कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने क्या कहा है। शहीद सुलेमानी रा az yad naburde va nakhahim burd va bedanand انتقام خون شهید سلیمانی حتمی است و خواب راحت برای قاتلان و مسببان نخواهند گذاشت। ईरान के बदले का क्या मतलब है? कासिम सुलेमानी कौन थे और ईरान के बदले की चिंगारी कैसे अमेरिका और इजराइल से लेकर पूरे यूरोप तक फैल सकती है? इसे बहुत गौर से समझिएगा। ईरान की ये महिलाएं सुलेमानी की 3री बरसी पर इकट्ठा हुई हैं और उनके हाथों में जो बैनर है उस पर साफ लिखा है कि अपमान नहीं सहेंगे, हम हुसैन की तरह सामना करेंगे। जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के वो कमांडर थे जिन्होंने सीरिया और इराक में आईएसआईएस के खिलाफ युद्ध की रूपरेखा तैयार की। फिर पुतिन से एक सीक्रेट मुलाकात के बाद रूस को सीरिया की जंग का ब्लूप्रिंट दिखाया। रूस ने 2015 में ऑपरेशन शुरू किया और फिर 2018 तक आईएसआईएस का इलाका खत्म होता चला गया। अब जनरल कासिम सुलेमानी की बहादुरी के साथ साथ ईरान की हुकूमत 1400 वर्ष पहले करबला की जंग की याद कर रही है। वो इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद दिला रही है। और अब अमेरिका को यजीद बताकर ईरान वो बदला लेना चाहता है जो 3 साल से बाकी है, यानी सुलेमानी की हत्या का बदला। 2020 में अमेरिका के एक मिसाइल हमले में ही कासिम सुलेमानी की बगदाद में हत्या कर दी गई थी। 3 जनवरी 2020 को अमेरिका के एक ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी और उनके साथी इराक के कमांडर अब्दुल मुहंदिस की जान चली गई थी। ये सब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बाद हुआ था। ईरान ने इसके लिए अमेरिका और इजराइल दोनों को जिम्मेदार ठहराया था। ये ईरान के खिलाफ हुई टारगेट किलिंग में सबसे बड़ा हमला था। ईरान ने इसका बदला भी लिया और उसने इराक में मौजूद अमेरिका के एक मिलिट्री अड्डे पर कई मिसाइलों से हमला किया था। यानी ईरान के खिलाफ ऐसा हमले का जवाब जरूर मिलेगा, ये ईरान ने बता दिया था। ईरान ने हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन में भी अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब का हाथ बताया था, चाहे वो हिजाब के खिलाफ विरोध में हिंसा हो या फिर उसके शहर शिराज में हुआ आतंकी हमला। ईरान का मानना है कि इसके पीछे अमेरिका है। تصور کردند با این شهادت ها، با این ضربه ها، با این جنایت ها می توانند حرکت ملت ایران رو کند کنند. زهی خیال باطل. تهدیدها، تحریمها که می‌خواهید ما را با این تهدید و تحریم متوقف و کند کنید، ما هرگز دچار توقف نخواهیم شد. आपने ईरान के तेवर देख लिए, अब बदले को लेकर रूस का क्या इरादा है वो भी देख लीजिए, क्योंकि रूस के 89 सैनिक यूक्रेन के जिस हमले में मारे गए हैं, पुतिन उसको लेकर बहुत आग बबूला है और अब रूस ने ईरान से मिले शाहिद ड्रोन की नई बैटरी लॉन्च करने की तैयारी कर ली है और इसे अब रूस का सुलेमानी वाला बदला कहा जा रहा है, जिसके टारगेट पर ना सिर्फ यूक्रेन है बल्कि नेटो के वो तमाम अड्डे हो सकते हैं। रूस ने ईरान से सैकड़ों शाहिद ड्रोन खरीदे हैं और वो इससे लगातार यूक्रेन के अहम अड्डों पर हमला कर रहा है। ईरान और रूस के दुश्मन अब एक हैं, यूक्रेन को अमेरिका की मदद मिल रही है। इसलिए ईरान रूस को ड्रोन सप्लाई करके अपने कॉमन दुश्मन को भी टारगेट कर रहा है। फिलहाल जनरल कासिम सुलेमानी की 3री बरसी पर ईरान बदला लेने की बात कर रहा है। इन तस्वीरों ने पूरे पश्चिम एशिया में खलबली मचा दी है। ईरान का ये गुस्सा पूरे पश्चिम एशिया में आग लगा सकता है। शिराज पर हुए हमले के बाद से ही ईरान बहुत ज्यादा आक्रामक है। क्या ईरान युद्ध करने जा रहा है? क्या ईरान के टारगेट पर सऊदी अरब है?
क्या ईरान एक बार फिर अमेरिका के मिलिट्री अड्डों पर मिसाइल बरसाएगा या फिर ईरान इजराइल को जड़ से मिटाने वाली अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता है? ईरान के गुस्से की वजह साफ तौर पर अमेरिका है, जिसने ज़ेलेंस्की को हाइमर्स जैसे हथियार देकर पुतिन की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। पुतिन की फौज भी अब अमेरिका की सप्लाई किए गए हथियारों से मारी जा रही है, जबकि अमेरिका ही वो देश है जिसे ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। दौलत आमरिका मामूलान तो ईरान و کشورهای خاورمیانه سیاست‌های مداخله‌جویانه و تفرقه افکنانه هست. ما آمریکا رو دشمن اصلی ایران میدونیم. کسی بود که حاج قاسم سلیمانی سرده دلها رو ترور کرد. ما از عمق وجودمون از این بابت خیلی ناراحتیم و دوست داریم که سپاه پاسداران انقلاب اونم مال ایران این انتقام از ایران بگیره. ईरान के शिराज की ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जब 26 अक्टूबर 2022 को शाह चिराग मस्जिद पर आतंकी हमला हुआ था। ये आतंकी AK-47 से गोलियों की बौछार कर रहा है। इस हमले में 13 लोगों की मौत हुई, जिसमें कई बच्चे थे। अब ईरान इस हमले का भी बदला लेना चाहता है। शिराज में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली, तो ईरान का दावा है कि ऐसे आतंकी संगठनों को सऊदी अरब और इजराइल से मदद मिलती रही है। सवाल है कि क्या ईरान सऊदी अरब या फिर इजराइल पर हमला करेगा? अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया में एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। रफ्ते रफ्ते रू به زوال میره، رو به نابودی میره و هر چقدر که بخواد مداخله کنه مداخلش به هیچ جایی قطع نخواهد پیدا کرد. कुल मिलाकर पश्चिम मीडिया भी इसे ईरान का सुलेमानी रिवेंज का नाम दे रहा है। पश्चिम का मीडिया बता रहा है कि ईरान के ड्रोन से पुतिन सुलेमानी वाला बदला अमेरिका से लेना चाहते हैं। पुतिन का बहुत ही खास हथियार बन चुका है ईरान का शाहिद 136। शाहिद 136 वो ड्रोन है जिसने ज़ेलेंस्की को भी बुरी तरह डरा दिया है, और वो तो इस ड्रोन की लाश के साथ यानी गिराए गए ड्रोन के साथ वीडियो भी रिलीज कर चुके हैं। देखा जाए तो शाहिद 136 ड्रोन ने पूरे यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की बाजी पलट दी है। ज़ेलेंस्की ललकार रहे हैं कि जितने हिटमैन रूस भेजेगा उनका यही हश्र होगा। ये पुतिन के हिटमैन को चुन चुन कर खत्म करने का खुल्लम खुल्ला वाला चैलेंज है। शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है, जो अकेले हमला नहीं करता बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है जिन्हें ईरान का कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है, जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। देखा जाए तो ईरान अब सीधे तौर पर नहीं तो एकदम अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है, और इसीलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रूस को दी है। जब ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है। ये इसका ओरिजिनल वीडियो है। वहीं डोनेस्क में 89 सैनिकों की मौत को लेकर रूस ने अपना काउंटर ऑपरेशन तेज कर दिया है। रूस का दावा है कि उसने आर्टिलरी अटैक में यूक्रेन के 2 हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए। साथ में चेक गणराज्य से मिले RM-70 वैम्पायर मल्टी रॉकेट लॉन्चर भी खत्म कर दिए। पुतिन की फौज का दावा है कि ऐसे कई हमलों में यूक्रेन के 120 सैनिक मारे गए हैं। लेकिन अब रूस इससे भी खतरनाक धमाकों से जवाब देने की तैयारी कर रहा है, और इसे लेकर एक नया हथियार काफी चर्चा में है। ये है ईरान की फतेह 110 मिसाइल। बार बार ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि ईरान अब पुतिन को इन मिसाइलों की सप्लाई कर सकता है। ईरान की ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है, और ये अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल का इतना सटीक होना बहुत बड़ी बात है, और यही बात पुतिन को पसंद आ गई। फतेह 110 मिसाइलों के जरिए ही ईरान ने इराक में अमेरिकी अड्डे पर हमला किया था, और ऐसी 22 मिसाइलों से उसके 2 मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया था। ईरान ने जब अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए तो अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह से फेल साबित रहा। 8 जनवरी 2020 को ईरान ने जब इराक में अमेरिका के 2 मिलिट्री बेस पर हमला किया, ये उसकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ईरान ने चुन चुन कर अमेरिका के अड्डों को तबाह किया था। कई हैंगर, कई कमांड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, इसलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने, और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। इस बार भी अमेरिका का दावा है कि उसके पास ऐसी खुफिया जानकारी है जिसमें अमेरिका के नागरिकों को टारगेट किया जा सकता है। देखा जाए तो ईरान अपने इलाके में एक बड़ी पावर बन चुका है।
सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त ईरान यूक्रेन युद्ध में रूस की बड़ी मदद कर रहा है और दुनिया की इक्वेशन बताती है कि यूक्रेन के बाद अगर पश्चिम एशिया में कोई मोर्चा खोला तो ईरान की मदद रूस करेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। वहीं सऊदी अरब की मदद अमेरिका करेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो एक तरह से यूक्रेन के बाद पश्चिम एशिया अमेरिका और रूस की सबसे बड़ी टक्कर का एक और मैदान बन जाएगा। इस आशंका की वजह जनरल सुलेमानी की हत्या वाले बदले का डर भी है। ईरान अपने हथियारों को यूक्रेन में भी आजमा चुका है और अब पश्चिम एशिया में ऐसे हालात बन चुके हैं कि अगर यहाँ युद्ध भड़का तो देर सवेर अमेरिका और रूस की भी इसमें एंट्री होगी और तब ये एक और महायुद्ध की शक्ल अख्तियार कर लेगा, जिसकी आंच से पूरी दुनिया जलेगी, क्योंकि ये वो इलाका है जहां से पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई होती है।